बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद और मेरे मैं हूँ साथ हैं। साकिब बशीर और हमारे मेहमान खुसूसी हैं आज मतीउल्लाह जान साहब। हम आज दो तीन अहम मौज़ूआत पे डिस्कस करना है। सबसे पहले सुहेल साहब, देखें, आज सबसे बड़ी अगर हम चीज़ों को सम अप करके एक चीज़ अगर हम उसको करें, समरी दें, तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो सबसे ज़्यादा एक डिबेट चल रही है मिलिट्री कोर्ट्स केस में, वो फेयर ट्रायल और शहरियों के हकूक़ से मुतालिक है। और अगर इसको हम देखें तो पिछले एक साल के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ट्रायल का रेफरेंस में फैसला आया। काजी फाइसा साहब ने बड़े प्रिंसिपल ले डाउन किए कि जी ये इस तरह होना चाहिए केसेस में, क्रिमिनल केसेस में एविडेंस, तब वो केस बनता है, वरना वो फेयर ट्रायल के खिलाफ होगा। दो तीन चीज़ें उन्होंने तय की। आज एक फैसला आया है जो ताज़ा, जिस वजह से ये सारा मामला दोबारा ताज़ा हो रहा है, वो एक आम केस है जिसमें सिंध का एक बंदा था, उसको सजा याफ्ता था 5 लोगों के कत्ल में। मती साहब 5 बार सजाए मौत का फैसला था ट्रायल कोर्ट से। 2002 में कत्ल हुआ, 2017 में सजा हुई, हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2 जनवरी को अभी उसकी समाअत की थी और उसका तहरीरी फैसला सामने आया है, जिसमें यह करार दिया गया है कि बंदे को हम बरी करते हैं 5 के कत्ल के, 5 बार सजाए मौत के। उससे ये एक संगीन मामला है ना। और वजह क्या, उन्होंने कहा कि एक प्रिंसिपल ले डाउन है कि अगर एक भी डाउट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस पे आ जाए तो मुलजम बरी होगा। और डाउट उन्होंने क्या बताया जी कि गवाहान जो है ना, उन्होंने बताए हैं कि जी रात 3 बजे 2-3 बजे घर के अंदर कत्ल हुए हैं और गवाह उन्होंने डाले हुए सारे आई विटनेस। तो वो आई विटनेस उस वक्त वहां किसी के घर क्या कर रहे थे, लिहाजा ये बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट जो है ना उसके पैमाने पर नहीं आता, तो इसलिए उनको बरी कर दिया गया। फिर आज सुबह मिलिट्री कोर्ट्स केस में आप देखें जो उठाए गए हैं सवालात कि जी कुछ लोगों को आप मिलिट्री कोर्ट्स ले गए, कुछ को नहीं ले गए। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है फेयर ट्रायल का क्वेश्चन इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बन के हमारे सामने आता है। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले हम आपसे चाहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें आप सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि आईनी बेंच के ऊपर आप जो सारी चीज़ें जा रही हैं, ये सारे नज़ीरें हमारे सामने आ रही हैं, आज की समाअत के बाद आपको क्या लगता है मिलिट्री कोर्ट्स केस किस तरफ जा रहे हैं? देखिए सुहेल साहब और साकिब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इज्तिमाई इलाक में मुझे भी आज शामिल किया है। आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद के फैसले की जो मिसाल दी है, उसमें मेरे जहन में बतौर सहाफ़ी तो एक ही सवाल उठता है कि अगर उन 5 बंदों को उस मुल्ज़म ने नहीं मारा था तो फिर उसको किसने मारा, और ये क्या वजह है कि कई साल बाद जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो उस मुल्ज़म को रिहा करने के हुक्म जारी किए गए हैं, या आई डोंट नो रिहा क्या हुक्म जारी किया, बरी कर दिया गया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस मुल्ज़म ने 5 कत्ल नहीं किए तो उन 5 लोगों का कातिल कौन है? क्या इसके हवाले से कोई मुल्क में कानून है? इन्वेस्टिगेशन, यही क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन। फिर सवाल ये भी उठता है कि जो सिंध की पुलिस है, क्या उसने जानबूझकर ऐसे झूठे गवाह पैदा किए कि जिसमें उनको इन्वेस्टिगेशन का तरद्दुद ना करना पड़े और बस जाली गवाह बना के जो मकतूल पार्टी है उनको भी खुश किया काफी अरसा, पता नहीं उनसे क्या क्या फायदे लिए, और फिर एंड मुल्ज़म को भी बता दिया कि भाई ये आगे केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में आप छूट जाएंगे, और वही हुआ। तो फिर ये सवाल उठना चाहिए सिंध की पुलिस पे कि 5 बंदे अगर कत्ल हुए तो ऐसे झूठे गवाह आपने बना लिए, तो इसका मतलब है कि गवाह जो झूठे बनाए गए तो इसके पीछे भी कोई मुजरमाना ज़हनियत है ना। सिंध पुलिस के उन अफसरान, उन तफ्तीशी अफसरान को गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए जिन्होंने ऐसे झूठे गवाह बनाए जो सुप्रीम कोर्ट में पकड़े गए, और अगर झूठे बनाए तो इसका मतलब है उन्होंने जानबूझ के तफ्तीश का रुख मोड़ा है और असल कातिलों को रिलीफ दी है। आज ये चीज पॉइंट आउट की थी जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने मिलिट्री कोर्ट्स केस में। उन्होंने कहा जी कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन, ये 2 चीजें हम स्ट्रॉन्ग करें तो हम अपने कोर्ट्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि वो कुलभूषण यादव का केस भी फिर हम चला देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ये चीजें स्ट्रॉन्ग करने की इसमें ये एग्जीक्यूटिव साइड से होने वाले काम है ना, एग्जीक्यूटिव साइड से होने। टेररिज्म कोर्ट्स जो है वो आप देखिए कि 97 में बनी थी, और सबसे पहले जिन्होंने बनाई थी उस पर उसका जो वो अमल हुआ या उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो 13 साजिश केस वो। और इसी तरह अगर देखें तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि उनका जो दायरा इख्तियार था, जो उन्होंने काम करना था, जो स्पीडी जस्टिस या जो ट्रायल जो है वो जल्दी कंक्लूड करने थे, उससे हटाकर उसको पॉलिटिकली उनको इतना इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्जनों के हिसाब से केस बनते हैं और सब में एटीए लगा होता है, तो वो असल जो उनका काम है वो बहुत ज़्यादा
इससे मुतासिर हो रहा है। और वो बात कर रहे थे आज मिलिट्री कोर्ट्स के केस में कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है या नहीं, इस नुक्ते पर तो वो ये कह रहे थे कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए और वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो, एविडेंस लाएं, इन्वेस्टिगेशन मजबूत हो, ताकि ये जो सिविलियंस कोर्ट है यही सारे ये केसेस जो है वो देख सके। मतीउल्लाह जवान साहब ये बताएं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है, आप क्या समझते हैं कि कौन से 2-3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जिस पे जवाब वजारत दिफा से भी आना चाहिए और जो बेंच बैठा है कम से कम उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए, उनको तय करना चाहिए वंस फॉर ऑल के आइंदा तक ये मामला जो है वो रुक जाए, आइंदा से कम ऐसा ना हो। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि बहुत कंफ्यूजन है, हाई कोर्ट्स में भी केसेस आते हैं और उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, जो जिनके नाम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स लग जाए। देखें साकिब सोहेल, सुप्रीम कोर्ट ने कई सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल बहुत से ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें आइन की दर्जनों शिकों की तशरीह की गई है और आइन की और कानून की तशरीह की गई है। मगर होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तमाम समातों के बावजूद, फैसलों के बावजूद जब कानून का इतलाक़ किया जाता है तो हर बार गलत इतलाक़ किया जाता है। तो अब ये जितनी मेहनत सुप्रीम कोर्ट आर्मी एक्ट और पाकिस्तान के आइन की तशरीह करने पर लगा रही है, तो अब की बार कम से कम एक ऐसी जजमेंट आनी चाहिए कि जो उस जजमेंट की खिलाफ वर्जी करे तो उसके लिए कोई सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए। आपने खुद बताया कि सदाद दहशतगर्दी की अदालतों के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ट्रायल होना चाहिए 9 मई के मुल्ज़मान का, मगर जो 9 मई के मुल्ज़मान के साथ पहले से हुआ है सदाद दहशतगर्दी अदालतों में, चाहे जाए कि उनको छोड़ा भी गया है बड़ी तादाद में, लेकिन जो उस अमल के दौरान उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है, क्या वो उनके बुनियादी हकूक के मुताबिक था? बिल्कुल नहीं था। और उनके साथ जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त उनके खिलाफ शवाहिद जिस तरह घड़े गए, बनाए गए और अदालतों में पेश किए गए, तो क्या उन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सवाल है? अब मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ। आप भी मौजूद थे जब एडवोकेट फैसल सदीकी के साथ हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने 3 सवाल रेज किए थे। पहला तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में जो फौजी अदालतों में सिविलियन शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक आर्मी एक्ट की जो शिकें थी उनको कलादम करार दे दिया था, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन शिकों को बहाल करेगी? दूसरा सवाल यह है कि अगर वो शिकें बहाल होती भी हैं तो क्या 9 मई के मुल्ज़मान को उन शिकों के तहत जो सज़ा दी गई, क्या वो दुरुस्त सज़ा थी? क्या वो 9 मई के मुल्ज़मान को फौजी अदालतों में पेश किया जा सकता था उन शिकों के बावजूद भी? ये दूसरा सवाल है। तीसरा ये है कि चलें अगर पेश किया भी जाता है तो उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए ना, जिसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट के जरिए जब वो तहवील फौजी हुकाम लेते हैं, कमांडिंग अफसर खत लिखता है, तो क्या वो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज है क्या उसकी कोई वजूहात बयान करता है, और क्या वो जो वजूहात या फैसला है उसके खिलाफ कोई अपील का हक है? तो ये इन 3 सवालों का जवाब अगर सुप्रीम कोर्ट देती है तो मुझे ये लग रहा है इस वक्त कि जिस तरीके से 9 मई के मुल्ज़मान के ट्रायल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो एक दरमियाना रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकालने की कोशिश कर रही है। वैसे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। एटीसी के जज के पास एक दरखास्त आती है कि ये जो बंदा बतौर मुल्ज़म आपके सामने इस एफआईआर में इन ऑफेंसेस पे अक्यूज के तौर पे पेश किया जा रहा है, वो हमें आर्मी एक्ट के इन ऑफेंसेस पे हमें चाहिए, तो फिर एटीसी वाला जस्ट उन्हें दे देगा या अपने पास दफात में से नहीं, अपने पास जो एज मुल्ज़म उसके पास आया है वो उसको एक्विट करेगा, उसका मामला डेफर करेगा? क्योंकि एटीसी की दफा तो अलग लगी हुई है ना, इंकार करेगा हवाले करने से। हाँ। ट्रायल अपनी कोर्ट में कहेगा जी फिलहाल तो ये मेरा मुल्ज़म है, मैं इनको इन पाकिस्तान का कानून है एटीए उनकी इन दफात के तहत ये मेरे पास पहले आया हुआ है। मैं ये कहता कि अगर वो इसकी भी वजाहत कर देना कि जब भी जज के पास किसी फौजी अफसर की दरखास्त आती है कि हमें मुल्ज़मान चाहिए, तो वो जज जो है 2 प्राइमा फेसाई जो अबूरी किस्म की डिटर्मिनेशन करे। नंबर 1 के जो फैक्ट्स हैं क्या वो दुरुस्त हैं उस पर्टिकुलर एक बंदे के खिलाफ, एक मुल्ज़म के खिलाफ, और नंबर 2 कि क्या जो फौज का जो कानून है उसकी मुतल्लिका शिकें जो है इस बंदे की हद तक इन हक़ाइक़ की वजह से उस पर लागू होती हैं या नहीं। तो ये प्राइमा फेसाई डिटर्मिनेशन करने के बाद उसको हवाले किया जाए या ना किया जाए, और वो उस हुक्म के खिलाफ अपील का भी हक होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, इसमें ये चीज अगर कर दे तो ये भी बहुत बड़ा फिल्टर होगा। लग ये रहा है कि फिलहाल 9 मई के मुल्ज़मान को रिलीफ दी जाएगी, लेकिन आर्मी एक्ट की जो शिकें हैं उनको भी बहाल। एक सवाल और ले लें, इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में कि मुझे खदशा है कि मिलिट्री ट्रायल में लेकर जाएंगे। वो डिस्पोज ऑफ हुई थी इस बात पे, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल सामने खड़े थे
कि आपका जो प्रोसीजर लिखा हुआ है उस प्रोसीजर के तहत अगर कमांडिंग अफसर कहता है कि इनकी हवालगी मुझे चाहिए, तो आप जिस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे वो मजिस्ट्रेट इमरान खान को भी नोटिस करेगा हवालगी से पहले। इमरान खान अपने वकील के जरिए पेश हो सकता है और वो आर्गू करेगा उसका वकील, उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है मजिस्ट्रेट ने और उसके बाद हवालगी होगी। प्रोसीजर तो ये है। अब वो नोटिस कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, मतलब माजी के मैं केसेस की बात कर रहा हूँ। अगर तो ये प्रोसीजर मेरा ख्याल में सख्ती से इस पर अमल हो कि जब भी उनको बंदा चाहिए उसको जो है फेयरली उसको प्रोसिक्यूट करना है आपने, तो उसको हक होना चाहिए कि वो अपने वकील के जरिए आए और आर्गू करे। लेकिन सख्ती से अमल नहीं हो सकता साकिब जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में इस पूरे तरीक़ाकार, इस प्रोसीजर को इलेबरेट नहीं करेगी, वाज़े नहीं करेगी और इस प्रोसीजर को फॉलो ना करने वाले के खिलाफ सजाएं नहीं सजेस्ट करेगी, उस वक्त तक ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होंगे। अब देखें ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने बंदा तो छोड़ दिया 5 बंदों का जो मुबैना कातिल था, लेकिन अपनी जजमेंट में क्या जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और दीगर जजेस ने क्या ये लिखा है कि इस केस की तफ्तीश करने वाले तफ्तीशियों को आप कटहरे में खड़ा करें, उनके खिलाफ ऑर्डर करें, महकमाना कार्रवाई का हुक्म करें। कई साल बिता दिए, मकतूल के लवाहिकीन को गुमराह किया और फिर आखिर में मुल्ज़मान के खिलाफ ऐसे झूठे गवाह पेश किए कि वो मुल्ज़म जो है वो बग़ैर बरी हो गया है, जो मुल्ज़म ही है बग़ैर। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कल आपने एक एक्स पे शेयर की थी अपनी स्टोरी 27 साल पुरानी। सुप्रीम कोर्ट में यही नुक्ता ज़ेरे बहस था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता और मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो जो सिविल कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उसको टेक ओवर नहीं कर सकती। 27 साल से यानी आप सुप्रीम कोर्ट में ये चीज कवर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नाम के साथ सुप्रीम है, तो 27 साल में मुझे ये बताएं आपने क्या देखा, ये सुप्रीम होते हुए भी इस नुक्ते को वंस एंड फॉर ऑल ये क्यों तय नहीं कर सकी कि ये होना है या नहीं होना? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही जवाब दे दिया इस सवाल का, जब मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले हैं, बहुत से आईनी और कानून के शिकों की तशरीहात हैं, मगर उन पे मसला अमल दरामद का है। और वो अमल दरामद इसीलिए नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट या कानून में ऐसी कोई सजा वाज़े तौर पे तजवीज़ नहीं की गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में सजा तजवीज़ करती है कि अगर उसके बताए गए प्रोसीजर या उसकी दी गई तशरीह पे अमल नहीं होगा। आप देखें 12 जुलाई का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। उससे पहले जो इलेक्शन कराने का 90 दिन में फैसला था, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। तो सिर्फ फैसले दे देने से, आइन की शिकों की तशरीह कर देने से और आइनी बेंच बना देने से क्या ये मतलब कि ऑटोमेटिकली अमल दरामद हो जाएगा? ये मतलब बेंच ऑफ जजेस है, लेकिन बेंच ऑफ जजेस भी है ना, अब देखना है ये क्या करते हैं, फैसले में डिपेंड करता है। बट एनीवे, मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही मौसर अंदाज में तशरीह करनी होगी आइन की। और आर्मी एक्ट का जो आपने जिक्र किया 27 साल पहले की स्टोरी का, ये हकीकत है कि उस वक्त भी जो फैसले आए वो फैसले वाज़े नहीं थे। आप ये देखें कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में ये तक नहीं कहा गया कि जब फौजी अदालत के हवाले मुल्ज़म को किया जाएगा तो उसके स्पीकिंग ऑर्डर होगा। आज तक किसी फैसले को पढ़ के नहीं बताया गया सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपीलेबल होगा, उसका रीजन बेस्ड जजमेंट होगी, वो ऑटोमेटिकली आप जो है वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया को मुसलमान हवाले नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है स्पीकिंग ऑर्डर इस बार जितना प्रेस किया जा रहा है, शायद स्पीकिंग ऑर्डर वाली बात तो आ जाए। वैसे सुहेल साहब, सुप्रीम कोर्ट को बताया तो ये भी किया था कि रीजनिंग आएगी, जजमेंट्स में फेयर ट्रायल्स होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में कुछ भी नहीं हुआ। मेरा आपसे सवाल है, एक जैसे नईम अख्तर अफगान जो है एक सवाल कर रहे हैं बार बार, पिछली समातों में भी, आज भी उन्होंने दोहराया, और उन्होंने कहा कि वो जो बास्केट आपने रखी हुई है उसमें मेरा भी एक क्वेश्चन डाल लें। वो मुझे लगता है कि वो बास्केट ऐसे ही जाएगी। जो क्वेश्चन बास्केट में डाल जाते हैं ना, ये हमने मखसूस नशिस्तों में भी देखा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बास्केट भरी कर लेके बास्केट भरी का जिस सवाल का जवाब नहीं है वो बास्केट में डाल देते, लेकिन दुआ करेंगे वो बास्केट या डस्टबिन ना हो। और तो बास्केट या डस्टबिन भी आप ये आपके यूज करने पर है ना। तो उन्होंने कहा सिंपल सा सवाल है भाई, 103 बंदों को आपने कैसे हवालगी दी, वो ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर किधर है वो तो बताए हमें। वो मैं तो हैरान हूँ, जून जुलाई 2023 से ये केस चल रहा है, 24 भी गुजर गया, अब जनवरी आ गया, दरमियान में एक फैसला हुआ, फिर अपील आ गई, अपील भी 14 माह से पेंडिंग है। तो ये एक बुनियादी सी चीज, जवाब ये है कि अगर तो आप मांगे सिर्फ ऑर्डर तो दे देंगे हम आपको, आप मांगते हैं स्पीकिंग ऑर्डर जो रीजंस दे, तो वो फिर वो मसला है। हाँ, फिर एक और बात मतीउल्लाह जान साहब आप बताइएगा, एक सवाल उन्होंने ये रखा है, मुझे लगता है कि वो डस्टबिन में ही जाएगा, कि आपके किस बंदे ने ये तय किया
कि ये केसेस जो है वो सिविलियंस की अदालतों में जाने हैं और ये 104 बंदे 103 बंदे मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, ये किसने तय किया, किस बुनियाद पर तय किया, वो किधर है, ऑर्डर शार्डर किधर है, देखिए कोई उसूल ज़ाब्ता कोई प्रोसीजर क्या था? अब यही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये सवाबदीन उस फौजी कर्नल या ब्रिगेडियर की है जो कमांडिंग अफसर है, जो खत लिख के कहेगा कि बंदे हमें चाहिए? क्या ये सवाबदीन उस अदालत या उस मजिस्ट्रेट की है जिसने उस खत के ऊपर कार्रवाई करके फ्रीकैन को सुनने के बाद वजूहात की बुनियाद पे रीजन बेस्ड एक स्पीकिंग ऑर्डर देना है? ये किसकी सवाबदीद है? क्या ये खत लिख आ जाना किसी फौजी अफसर की तरफ से किसी अदालत में ये काफ़ी है कि आप ऑटोमेटिकली उठा के बंदा हवाले कर दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप स्टेट इसके हवाले से कोई ठोस रीजनिंग ना दे, स्पीकिंग ऑर्डर ना हो और फ्रीकैन को सुने नहीं, तो ये मेरा ख्याल है मिस मैनेजमेंट है और ये चीजें, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें ना, जो 103 या 105 मुलजमान लिए गए हैं मिलिट्री कस्टडी में, उसमें कोई हाई प्रोफाइल हसन नियाजी के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, वो कारकुनान है आम, जो आम एक परसेप्शन है, या हम ये समझ सकते हैं कि शायद ये वो लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में आ गए या जिनकी जियो फेंसिंग में वहाँ पे शो हुए या जो एक्टिवली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, तो उन्होंने सिर्फ उनको कहा जी कि ये जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर तक आए हमें ये दे दे। लगता बजाय रही है यही होगा। तो ये मसला ये है कि सारी चीजें तो रीजनिंग में ये आ सकती थी ना, ये रीजनिंग में आ सकती थी, ये दरखास्त में आ सकती थी। मसला ये है ना, वो मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि जी वो ऑर्डर मौजूद है। मैंने कहा ऑर्डर मौजूद है तो ऑर्डर दिखाए ना यार, कहाँ पे है ऑर्डर? दिखा दें, सुप्रीम कोर्ट को दिखा दें ऑर्डर। इसी तरह अभी जो आज जो हफीजुल्लाह नियाजी हैं उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा हमें तो अभी जजमेंट, बल्कि वो जो सलमान अकरम राजा लाहौर से वीडियो लिंक पे थे तो उन्होंने कहा हमें तो वकालतनामे नहीं साइन हो रहे। तो ये तो मतलब वैसे ये वीडियो लिंक भी सलमान अकरम राजा कल यहाँ थे, आज वहाँ है, चले उनकी कोई रिक्वायरमेंट हुई होगी। आबिद जुबैरी साहब वीडियो लिंक पर 4 दिन से खड़े हैं भाई, डे टू डे केस चल रहा है यहाँ पे, लोगों के सामने एक दफा कर लें। अच्छा, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज एक और जो अहम बात हुई, जो कि एडवोकेट फैसल सदीकी ने भी बताया कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहुत तबाहकुन किस्म के सवाल जी जी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वजारत दिफा का जो कानूनी मोर्चा है ना, वो उन्होंने तबाह कर दिया। और वो सवाल यही थे कि भाई जो एक वजीर आजम नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कि भाई आर्मी चीफ का जो मुसाफिर त्यारा है वो अगवा किया गया, जिस पे उनके खिलाफ त्यारा अगवा का केस चला, वो भी एक सिविल अदालत में चला। फिर GHQ पे जो दहशतगर्दों ने हमला किया था, अंदर घुस गए थे, उनके ऊपर भी मुकदमा जो है सदादे दहशतगर्दी की अदालत में चला। फिर कराची में नेवल बेस पे जो हमला हुआ था उसके ऊपर भी मुकदमा जो है सिविल अदालत में चला। तो ये इतने संगीन जो वाकयात थे दहशतगर्दी के, अगर ये सिविल अदालत में चल सकते हैं तो फिर ये जो केस है 9 मई वाला, ये क्यों फौजी अदालत में चलाया गया? ये मैं ख्याल बड़ा मेरा ख्याल है उसका जवाब वो यही देंगे सोच के कि उस वक्त आर्मी चीफ एक सिविल त्यारे में, मुसाफिर त्यारे में सवार थे जब ये सारा जुर्म सरजद हुआ। लेकिन GHQ में जो लोग घुसे, GHQ में बेसिस में बड़े जेन्युइन किस्म का ऑब्जर्वेशन आई है। मेरा ख्याल है ये जब वो इस केस को तय कर देगी आगे चलकर। तो सुहेल साहब, क्या है आपके पास कोई पार्लियामेंटेरियंस का क्या वफद आ रहा है? वो देखें, वो खालिद यूसुफ चौधरी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ होते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और अडयाला भी जो केसेस चल रहे हैं बिलखुसूस उनको वो देख रहे हैं। उनका ही मैसेज एक आया था और उन्होंने इसमें ये जिस तरह कोई होती है डेवलपमेंट वो शेयर करते हैं, तो उन्होंने ये बताया जी कि जो इंटर पार्लियामेंट्री एक फोरम है जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, ये उनके बकौल है। उनके पास हमने कोई अपना केस भेजा हुआ था कि जी देखें ये अरकान पार्लियामेंट के भी केसेस चल रहे हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान, और उसके साथ जनाब फेयर ट्रायल उसे नहीं मिल रहा। तो वो कहते हैं कि आज उन्होंने मुझसे रब्ता किया और ब्रीफिंग लिया सारे के कौन कौन से केसेस हैं, क्या मामलात हैं, आपके क्या ऑब्जेक्शन हैं, और उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान आ रहे हैं और हम इस ट्रायल का जायजा लेंगे। ठीक है, तो ये अगर कोई ऐसा ऑफिशियल कोई आई है उनकी स्टेटमेंट अभी उनकी तरफ से नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमें ब्रीफिंग लेके हाँ कंफर्म कर दिया है। अच्छा, तो आने वाले दिनों से मुझे लगता है PTI के काफी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जैसे शहजाद अकबर और शहबाज गिल बाहर से कह रहे हैं कि शायद बर्तानिया में किसी यूरोपीय पार्लियामेंट या बर्तानिया की पार्लियामेंट में हो रहा है, कांग्रेस में 26 को है। हाँ, तो वहाँ पे भी ये डिबेट हो रही है 26 नवंबर के हवाले से, 26 नवंबर के कांग्रेस में हो रहा है, जिसमें ये इल्जाम है कि गोलियां चली हैं डी चौक पे। तो वहां से वैसे मती साहब वहां की डिबेट से मैक्सिमम क्या निकल सकता है? वो तो एक साइड का वर्जन होगा या क्या, तो उसमें क्या निकलेगा? क्या देखिए, जब कांग्रेस में पाकिस्तान से बाहर कोई भी डिबेट होती है तो उसमें पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये हक हासिल होता है, या पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी, कि वहाँ जाके वो अपनी नुमाइंदगी करें।
इसमें तो कोई किसी को रोकता तो नहीं है। और खासतौर पे जब पाकिस्तान के सफीर अमेरिका में मौजूद हैं, बरतानिया में मौजूद हैं, तो वहां पे उनको मौजूद होना चाहिए, वहां पे उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इन तमाम इल्जामात का भरपूर अंदाज से जवाब देना चाहिए अगर उनके पास कोई जवाब है तो। मगर इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया के ताकतवर ममालिक के दरखिलाफों में उनकी पार्लियामेंट के अंदर और वहां की पार्लियामेंट की वाकई अहमियत है, हमारी ना भी हो लेकिन उनकी है। तो उनका जवाब हमारे सुफरा को देना चाहिए, एम्बेसडर्स को देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए। जो वजाहत पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को देने के काबिल नहीं समझती, वो वजाहत फिर बाहर की ताकतों को देने के मजबूर होती है, तो उन्हें देनी चाहिए फिर, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के लिए तो उस हवाले से कोई वजाहत नहीं है, कोई आदादोशुमार नहीं है, कोई बंदों का कितने बंदे कत्ल हुए, कितनी गोलियां चली, कितने जख्मी हुए, कितने लापता हैं, ये सारे काम हुकूमत को करने चाहिए। और जो हुकूमतें अपनी आवाम को जवाब दे नहीं होती, फिर वो इंटरनेशनल डंडे को जवाब दे होती है और फिर इंटरनेशनली वो प्रेशर में आती हैं और फिर वो रोना धोना करती हैं कि हम पे बैरूनी दबाव डाला जा रहा है, बैरूनी मुदाखलत हो गई है, बैरूनी साजिश हो गई है। अब ये इंटर पार्लिमानी वफद की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस पार्लिमानी वफद को आके स्पीकर कौमी असम्बली से मिलना चाहिए, सेनेट के चेयरमैन से मिलना चाहिए कि भाई आप किस चीज़ की पार्लियामेंट है, आपकी पार्लियामेंट के अंदर घुस के लोगों को घसीट के पुलिस गिरफ्तार करती है, आप किस चीज़ की पार्लियामेंट है? आपने अभी तक खुद क्यों नहीं तहकीकात शुरू की इन तमाम वाक़यात की जिसके लिए हमें बाहर से आके करना पड़ रहा है? आप पार्लिमानी जो आपके पार्लियामेंट के अरकान हैं उनके साथ इतना कुछ हो गया, क्या आपका कोई वफद इमरान खान को जाके कभी मिला? कोई स्टैंडिंग कमेटी, कोई स्पीकर की तरफ से? कितने प्रोडक्शन आर्डर आपने जारी किए उन गिरफ्तार एमएनएज और सेनेटर्स के लिए कि जिनको पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, उन्होंने लाखों वोट लिए गए हैं। और फिर वो पार्लियामेंट जिसके ऊपर संगीन इल्जाम है फॉर्म 47 फॉर्म 45 का, तो इंटर पार्लिमानी वफद जो आ रहा है उसको इस हवाले से भी अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए कि इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है, इसके स्पीकर ने अभी तक क्या किया उन पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर घुस के जो है पार्लियामेंटेरियन को घसीट के गिरफ्तार करके बाहर निकाला था। तो मेरे ख्याल में ये सारे सवालात इंटर पार्लिमानी वफद को करने चाहिए। मगर इससे पहले कि वो वफद आए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपनी पार्लियामेंट को इस हवाले से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम एक वफद जो है अडयाला जेल में इमरान खान के पास भेजना चाहिए, ताकि अगर बाहर के लोग आके सवाल करें तो इनके पास भी कोई जवाब देने के लिए। वफद तो एक चीफ जस्टिस ने भी फोरम बनाया था, जो प्रिजनर्स के मामला देखने गया था, तो वो गया था अडयाला, तो वो नहीं पहुंच सका था। और पार्लियामेंट के स्पीकर साहब से मुलाकात करा रहे हैं, वो एक होस्ट कर रहे हैं मुज़ाकरात को, मुज़ाकराती कमेटी शिकवा कर रही है कि हमें अडयाला में मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये थी अब तक की अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।